बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, हज करने के लिए गए, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईद की खुशियाँ मनाना बिल्कुल अलग तरह से होता है और पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल कुछ और होता है। यानी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में पहले कहता था कि वो अपनों से दूर हैं तो वो उनकी ईद का वो मज़ा नहीं है। वो बात सच है, वो मैंने महसूस किया और ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया कि वो क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं, जो अपने लोगों में आप नहीं होते। बहरहाल आप सबको ईद मुबारक। कौम का जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसकी छठी ईद आज जेल में हो रही है। ये कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इमरान खान भी एक तरह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो जेल के अंदर बंद है, उसकी एक आंख ज़ाया कर दी। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि उसकी एक आंख ज़ाया कर दी, तो मैं कोई अपने ज़ाती सोर्सेज से नहीं कहता, ये हुक्मरान जमात के सोर्सेज हैं। हुकूमत ने ख़ुद ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख 85% तक ज़ाया कर दी गई है और इमरान खान इसके बावजूद कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसके अखबार TV बंद कर दिए, ख़ानदान वालों से मुलाकातें बंद कर दी, ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकातें बंद कर दी, पार्टी के लोगों से और वकला से मुलाकातें बंद कर दी। महीनों तक उनके बच्चों से उनकी बात भी नहीं करवाते, किताबें और अखबारात भी नहीं देते, TV भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है और सिर्फ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। यानी नवाज शरीफ की तरह नहीं कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल कुर्बानी दी, उन्हें मौका मिला था नवाज शरीफ को कुर्बानी देने का और उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। वो अपने साथियों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आ गए। अब ईद की नमाज़ पढ़ने तक की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी जाती। वो बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले किसी भी लीडर के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उन्हें VIP जेलें मिली हैं। और जो भी सियासतदान जर्नैलों के रस्ते में आए हैं, उन्हें निशान इबरत बनाया गया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों को VIP तरीके से जेलों में रखा गया ताकि जर्नैलों को आइडिया था बाद में ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो सियासतदान जो जर्नैलों के रास्ते में रुकावट बने और उनके मफादात के ख़िलाफ़ गए, उन्हें निशान इबरत बनाया गया और हर दौर में बनाया गया। हमने ये होता हुआ भी देखा, कई तो बेचारे कत्ल भी हो गए। आज इसी इमरान खान की एक वाहिद जमात है जिसने क्लियर स्टांस लिया है। इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी जमात ने एक क्लियर स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले डिमांड के ऊपर। यानी यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीन के मामले में जब तक के फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक के फ़लस्तीनी मुतमईन नहीं हो जाते और उनकी अपनी एक रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, तब तक तो हम किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो 1967 वाली है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आप मिलें तो वो आपको समझाते हैं बार बार। कई मरतबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो भी बताते हैं, जिनका लोगों से हमारा रब्ता होता है वो भी बताते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, हमें नए फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसराइल से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। यही बातें जो हैं वो कहा करते थे जनरल बाजवा, और यही सारा कुछ आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। इसराइल तो बहुत खुश है, उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा आप इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है कि वो मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज कर लें एक बंद जगह पे और उसके बाद आराम से चले जाएं जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो निकले या अलग फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ उठाए। आप देखें, बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका कत्लेआम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकले हुए थे। मुरीदके में घेर कर उनको बहुत बड़े पैमाने पर खून बहा दिया गया, वहाँ पे लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाशें वापस नहीं दी जा रही थी। वो रिजवी बरादरान दोनों से मेरे शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद मैं उनके हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा कि वो जबरी तौर पर लापता है।
अच्छा, बहुत मुमकिन है वो कल को सामने आ जाएं और वो ये कहें जनाब हम तो कहीं छुपे हुए थे और मामला तय हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मुझे शर्मिंदा करने की भी कोशिश की जाए उन तमाम लोगों समेत जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके हक में कि जनाब आप इनके लिए आवाज़ें उठा दिए तो खुद ही गायब हो गए थे। नहीं, खुद गायब नहीं हुए। मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी कि इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया है और अब इन्हें जब तक मामला ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो रिजवी बरादरान को गायब कर दिया गया, तरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया, हमने सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और सबसे पहले लिया है। यानी फजलुर रहमान, जमात इस्लामी सारे पीछे रह गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे क्लियर स्टांस सबसे पहले आकर ले लिया। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान कौन सा बाहर आ रहा है भाई? अमेरिका को पता चले कि ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है भाई, इनका एक मौक़िफ़ है और इनकी कल को हुकूमत भी आनी है। आप रास्ता नहीं इनका रोक सकते। पाकिस्तान में अवाम का रास्ता कौन रोक सकता है? ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है। पहले उन्होंने एक इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत डांट टपट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला बन गया। अब देखें ना, मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं है कि ख्वाजा साहब क्या ट्वीट करते हैं और क्यों डिलीट करते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक वज़ीर दिफा की एक इज़्ज़त होती है, एक मुकाम होता है। ख्वाजा साहब इतनी दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, आखिरी 3 मरतबा तो मुतनाज़ ही बने, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया। 2013 में भी उनकी सीट मुतनाज़ थी, 2018 में भी मुतनाज़ थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो जनरल बाजुआ से कह के सीट ली है। और इस मरतबा तो खाना ही ख़राब हो गया। ख्वाजा साहब जो हैं वो उस्मान डार की वालदा से बहुत बुरी तरह रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारे थे। बहरहाल फिर भी वो MNA बन के बैठ गए हैं। इतनी दफ़ा कोई बंदा MNA रहा हो, मिनिस्टर रहा हो और उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए या ऐसे ट्वीटें डिलीट हों और इस तरह की चीज़ें हों तो ये बड़ा मायूब होता है। जो चीज़ मुझे पता चली मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं सख्त उसकी मजम्मत करता हूँ। नादरीन, यहाँ पे अल जज़ीरा ने एक खबर चलाई ख्वाजा आसिफ के हवाले से। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कह दिया था क्योंकि मैंने भी इन्हीं अखबारात को पढ़ा हुआ है। तो अल जज़ीरा ने खबर चलाई थी, ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चलाया था, अल जज़ीरा इंग्लिश के अकाउंट पे आया था कि वी हैव अ क्लियर स्टांस दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दैट इस्लामाबाद शुड ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इसराइल, रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया। वो कहते हैं इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छा, अब जनाब अल जज़ीरा की तरदीद भी आ गई। अब आप ये देखें ना कि ख्वाजा आसिफ के खाते में इतना प्यारा स्टेटमेंट गया कि हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगा कि बड़ा गैरतमंदाना स्टेटमेंट दिया वज़ीर दिफा ने और इस स्टेटमेंट के और इस क्लिप को लेकर बहुत इसको वायरल भी किया गया। ये जो एक स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट को बहुत वायरल किया गया, बताया गया दुनिया को देखें जी स्टांस ले लिया ख्वाजा आसिफ ने। अब अल जज़ीरा इंग्लिश को राब्ता किया गया तो उनको बेचारों को अपनी ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। अब वो क्या लिखते हैं, ए नाउ डिलीटेड अल जज़ीरा इंग्लिश एक्स पोस्ट मिस्टेकनली कोटेड पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑन द अब्राहम अकॉर्ड, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ हिम हैविंग मेड दैट स्टेटमेंट। वो कह रहे जी हमें ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ की हवाले से जो हमने एक लगा दी थी हमें डिलीट करनी पड़ी है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, और इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। जिस बयान के ऊपर इतरा रहे थे, चौड़े हो रहे थे, वो बयान ही नहीं है बीच में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, बिलावल ज़रदारी को, मरीम नवाज़ को, इन सबको बहुत शौक़ है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान दें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फ़ैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फ़ैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी। अब अवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे नाज़रीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा
और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुल कर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे। अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फ़िज़ाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फ़ौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूँ, मैं हथियार डालता हूँ, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पे लड़ रही है। आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप जहन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखें कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें वाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब वाइट हाउस में मुयस्सर है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया वो इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया और शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने नेतन्याहू को इसका सहरा बांधा कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया और अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर साथ लेकर आया और अपने साथ लड़ने के लिए उसको साथ खड़ा किया। ये नेतन्याहू को उन्होंने क्रेडिट दिया। बहरहाल
एक दबाव नेतन्याहू के ऊपर यह भी डाला गया कि कुछ ना कुछ करके अमेरिका को दबाव डाला जाए कि वो इस किस्म का मुआहदा ना करे जिस किस्म की मुआहदे की खबरें बाहर आ रही हैं। अब ये बड़े सख्त मौक़िफ़ हैं जो लिए गए हैं इसराइल के अंदर से। इसराइली वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी, ये कौमी सलामती के वज़ीर हैं बैन गवीर, ये वही वज़ीर है मेरे ख्याल में जो जाके वीडियो एक जारी कर दी थी, वो फ्रीडम फ्लोटिला वाले जो गए हुए थे, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कारकुन, उनके साथ जो जुल्म हुआ था। तो अब ये कहते हैं जी हिज़्बुल्लाह के हमलों पे इन्होंने बयान दे दिया। इन्होंने कहा जी मैं नेतन्याहू से मुतालबा करता हूँ कि ट्रंप को फ़ोन करें या उनके पास जाएं, उनके सामने मेज़ पर हाथ मारें और ज़ोर देकर कहें, ये वाज़े कर दें कि रियासत अमेरिका ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। देखें, इसराइल में नेतन्याहू के ऊपर दबाव तो बहुत आ रहा है। उस दबाव को मैनेज करने के लिए बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसराइल ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं गज़ा पे और लबनान पे। अभी लबनान पे जो हमले रिपोर्ट हुए, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, 31 लोग शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसी तरह गज़ा में एक बड़ी मसरूफ़ जगह के ऊपर गली में जहाँ पे बकरा ईद की कुर्बानी और ये वो चीज़ें वो इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहाँ पे भी हमला किया गया। वो बड़ा शदीद हमला था और उसके अंदर अभी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, प्रॉपर ख़बरें हमारे पास नहीं आई। तो गज़ा पे या लबनान पे इसराइली अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। शायद वो ईरान के साथ लड़ाई में जो सुबकी हुई है उसको मिटाने के लिए या उस खिफ़त से जान छुड़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये हमले तेज़ कर दिए हैं। दूसरी जानिब रूस ने नाज़रीन यूक्रेन के ऊपर अटैक एकदम बहुत तेज़ कर दिए और वो कीव के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। रशिया ने कुछ ख़तरनाक बयानात भी दिए हैं, वहाँ लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी अपना हमला आप निकाल दें। यूरोपीय यूनियन को भी उन्होंने कहा जी अपने अपने ममालिक के जो सफ़ीर हैं आप वो यहाँ से ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमले तेज़ कर देंगे। इन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, हम जवाबी कार्रवाई में बड़े शदीद हमले करने वाले हैं। तो एक तो रशिया जो है वो उसके यूक्रेन के ऊपर अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की वजारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका की जानिब से जो कुछ भी हुआ है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहे और हमें मजबूर किया गया तो हम बहुत शिद्दत के साथ वापस हमले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 25 जहाज़ गुजरे और वो सारे के सारे ईरान की इजाज़त से नए तरीक़ाकार के तहत गुजरे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इसके बरक्स दावा कर रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल अब वहाँ पे नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। लेकिन ईरान बाकायदा सबूत भी देता है, ख़बरें भी चलाता है, वो ये बताता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अब भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। नाज़रीन, इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। मेरी एक गुजारिश है कि कोशिश करें कि कुर्बानी की इस ईद पे आप उस कुर्बानी को याद करें जो हकीकी जज्बा है कुर्बानी का, और जो कुर्बानी हमेशा हक मांगता है, उस कुर्बानी के जज्बे को ज़रूर याद रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।